अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं हूँ तारिक नाज़ी, मेरे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ सवेरा खान। तो चलते हैं वीडियो की तरफ, करेंगे बहुत सारी बातें। सो लेट्स गो। वीडियो का टाइटल है व्हाई हिंदूज आर टेकिंग ओवर ट्रम्प कैबिन। स्टार्ट करते हैं वीडियो। भैया अब तो लग रहा है कि ट्रम्प भी समझ हो चुका है। There's enough evidence to believe Trump may be assembling the most pro-India cabinet in American history. Trump's incoming team is full of leaders who've been positive towards India. मुझे तो साउथ दिल्ली की लावण्य पर तरसा आ रहा है, जो कहा करती थी ट्रम्प इज नॉट माई प्रेसिडेंट। तो साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। दीदी, प्रेसिडेंट का तो पता नहीं, इतना जरूर पता है कि जो अमेरिका का प्रेसिडेंट बना है वो मोदी का बड़ा अच्छा दोस्त है। मोदी इज नाइस ह्यूमन बीइंग, ही इज माई फ्रेंड। खुद को हिंदुओं का फैन बताता है। I am a big fan of Hindu and I am a big fan of India. Big fan. और तो और इंडिया को ग्रेट कंट्री भी कहता है। इन शॉर्ट, आने वाले साल आपके लिए दुख, दर्द, कष्ट, वेदना, तकलीफ, पीड़ा से भरे हो सकते हैं। How fucking dare you? I chose family, I chose women, I chose America. So my friends were chosen. You. और इतने सबसे भी पेट नहीं भरा तो ट्रम्प ने अब कई प्राउड हिंदूज को अपने कैबिनेट और अपने कोर में इंपॉर्टेंट जगह दे दी है, चाहे वो तुलसी गेबर्ड हो, या फिर काश पटेल, श्री राम, या सेकंड लेडी ऑफ यूएस उषा वेंस। मतलब ट्रम्प चाचा थोड़ा सांस वास ले लो या इनको मार ही डालोगे। तो देखिए, फाइनली ट्रम्प ने कल देर रात ओथ ले ली है, जिसके बाद वो ऑफिशियली यूएसए के प्रेसिडेंट बन चुके हैं। और गेस व्हाट, आते ही देखिए ट्रम्प ने अमेरिका में मेल और फीमेल के अलावा विभिन्न प्रकार के जो जेंडर्स आए दिन निकल जाते थे ना, उनको साफ कर दिया है। It will henceforth be the official policy of the United States government that there are only two genders, male and female. अब तक तो सभी लिबरल्स कोमा में चले गए होंगे। तो आइए इस वीडियो में हम अच्छे से समझते हैं कि ट्रम्प चीचा जो अभी लिबरल गैंग के लिए नासूर बने हुए हैं, नए नए संगी बने हैं, वो आखिर क्यों बने हैं, और ट्रम्प के आने के बाद इंडिया स्पेशली हिंदूज उनके ऊपर कैसा इंपैक्ट पड़ेगा। तो चलिए डिटेल में समझते हैं। देखिए, ऐसे तो ट्रम्प के कैबिनेट में कई इंपॉर्टेंट हिंदुओं को पोस्ट मिली है और सबकी हम डिटेल में बात करेंगे। पर इस सबके बीच में ना कल एक शॉकिंग डेवलपमेंट आई है कि लास्ट मोमेंट पर, यानी कि स्वेरिंग इन सेरेमनी से कुछ घंटे पहले विवेक रामास्वामी ने बैकआउट कर दिया, जिन्हें ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन में बनाए गए नए डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी यानी कि DOGE, इसका को हेड बनाया गया था इलोन मस्क के साथ। पर उन्होंने लास्ट मोमेंट पर इस डिपार्टमेंट से बैकआउट कर दिया, ये रीजन देते हुए कि वो अब ओहियो से गवर्नर पोस्ट के लिए लड़ना चाहते हैं। हालांकि ट्रम्प भी चाहते थे कि विवेक उनके कैबिनेट का हिस्सा रहें। And Vivek and some great people working on a thing called costs. And he's got the credibility to do it too. We're going to do things that are really amazing. देखिए, भले ही विवेक बाय चॉइस ट्रम्प के कैबिनेट का हिस्सा नहीं बने, पर इस बात से डिनाई नहीं किया जा सकता कि विवेक एक बहुत ही सुलझे हुए लीडर हैं। साथ ही विवेक रामास्वामी अपनी हिंदू आइडेंटिटी पर काफी वोकल रहते हैं। Tell my faith, I'm Hindu. I believe there's one true God. I believe God put each of us here for a purpose. My faith teaches me that we have a duty, a moral duty, to realize that purpose, that we're God's instruments. He works through us in different ways, but we are still equal because God resides in each of us. That's the core of my faith. परंतु चलिए, विवेक नहीं पर इनके अलावा कई और हिंदुओं को ट्रम्प ने अपने कैबिनेट में जगह दी है। अगर तुलसी गबार्ड की बात करें तो उन्हें ट्रम्प ने डायरेक्टर ऑफ नेशनल इंटेलिजेंस के तौर पर चुना है। आपको बता देता हूं कि तुलसी गबार्ड हमेशा से सनातन कल्चर को ओपनली एम्ब्रेस करती हुई आई है। इनफैक्ट तुलसी गबार्ड का हमेशा से हरे कृष्णा फिलॉसफी के टीचिंग्स के साथ एक बहुत ही डीप कनेक्शन रहा है। My shelter then and now has been the Bhagavad Gita, which means Song of God. The Bhagavad Gita spoken by Sri Krishna is full of transcendental wisdom that is as relevant today as it was 5,000 years ago when it was spoken. वो अपने धर्म के बारे में हमेशा से बहुत ओपन रही है, बहुत वोकल रही है और अक्सर भजन और प्रेयर्स करते हुए देखी जा सकती है। Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare.
इराक में डिप्लॉयमेंट के दौरान भी वो अपने साथ भगवत गीता लेकर गई थी। उन्होंने अपना ओथ ऑफ ऑफिस भगवत गीता पर हाथ रख कर लिया था। वो मंदिर में भी अक्सर जाया करती हैं और वो मोदी को भी कई बार सपोर्ट कर चुकी हैं। इनफैक्ट ये पहली कांग्रेसमैन थी जिन्होंने योग को इंटरनेशनलाइज करने में मोदी के विजन का साथ दिया था। तुलसी ने कई बार हिंदू फोबिया के खिलाफ भी आवाज उठाई है। इनफैक्ट उन्होंने कश्मीरी पंडितों के एक्सोडस को, उनके नरसंहार को भी कई बार रिकॉग्नाइज किया है। ना जाने कितनी बार उन्होंने बांग्लादेशी हिंदुओं के लिए भी आवाज उठाई है। It broke my heart to see such hate and violence being directed towards devotees of God in their temples in Bangladesh. As a member of Congress, I introduced a resolution that called for the protection of Hindus and religious minorities in Bangladesh. परंतु ट्रंप के कैबिनेट में तुलसी अकेली हिंदू नहीं है। अगले शख्स हैं काश पटेल। इन्हें ट्रंप कैबिनेट 2.0 में FBI के डायरेक्टर के रूप में चुना गया है। इससे पहले काश पटेल पेंटागन में एक सीनियर पोजीशन के रूप में और नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल यानी कि NSC के पार्ट के रूप में भी काम कर चुके हैं। और मजेदार बात देखिए कि ही इज ऑल्सो अ हार्डकोर हिंदू नेशनलिस्ट। वो हमेशा अपने इंडियन और हिंदू कनेक्शंस को शोकेस करने में ओपन रहे हैं। इनफैक्ट आज से ठीक 1 साल पहले जब राम मंदिर का इनॉग्रेशन हुआ था, तब उन्होंने सभी यूएस मीडिया को बहुत बुरी तरीके से लताड़ा था, क्योंकि यूएस की मीडिया राम मंदिर स्ट्रगल के हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट को कवर किए बिना उसको प्रोपेगेंडा मान चुकी थी। काश पटेल ने अल कायदा से लेकर आईसिस और न जाने कितने टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस के खिलाफ केस लड़ा हुआ है और इसी कारण से मेहदी हसन जैसे अमेरिकन लिबरल्स और इस्लामिस्ट इनसे हमेशा चिड़े रहते हैं। इसके अलावा श्रीराम कृष्णन की बात करें, जिनके कारण वो पूरा H1B वीजा वाला जो विवाद था वो हुआ था। अब मैं पूरा विवाद तो यहां पर आपको बताऊंगा नहीं, पर अगर आप वो पूरा इशू समझना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है जिसका थंबनेल, उस पर क्लिक करके जरूर देखिए। ट्रंप ने श्रीराम कृष्णन को अपना AI एडवाइजर नियुक्त किया है। ये वही शख्स है जिन्होंने इलॉन मस्क को ट्विटर टेक ओवर करने के बाद वापस से स्ट्रॉन्ग करने में मदद की थी। पर चलिए अब आते हैं JD वांस पर, जो ऑफिशियली अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट बन चुके हैं। हालांकि ये हिंदू नहीं है, पर इनकी वाइफ उषा वांस जरूर वो एक प्राउड हिंदू हैं, जिस कारण से वो फर्स्ट इंडियन ओरिजिन वुमेन टू बी सेकंड लेडी ऑफ USA बन चुकी है। ये केवल कैबिनेट की पोस्ट हैं, बाकी की पोजीशंस पर अभी हिंदू अमेरिकन की अपॉइंटमेंट के नंबर सामने नहीं आए हैं। व्हाट डज ऑल दिस मीन? क्या ये ट्रंप का हिंदू प्रेम है या फिर इसमें भी अमेरिका का कोई फायदा है? वो आगे देखते हैं। देखिए, ऐसा नहीं है कि बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन में हिंदू नहीं थे। लगभग 130 भारतीय मूल के लोग की पोजीशंस पर थे। इनफैक्ट कमला हैरिस भारतीय मूल की ही रही हैं। वो अलग बात है कि उन्हें कभी अपने इंडियन ओरिजिन पर प्राइड फील नहीं हुई। पर आज ट्रंप ने कई इंडियन अमेरिकन हिंदूज को अमेरिका के कुछ टॉप मोस्ट पदों पर जगह दे दी है और ये सभी हिंदूज प्राउड वोकल हिंदू हैं, बस नाम से नहीं है। पर बात ना सिर्फ इतनी सी भी नहीं है। ट्रंप पिछले कुछ समय से भारत और हिंदुओं का वोकल सपोर्टर रहा है। ट्रंप खुद अब इंडियन अमेरिकन हिंदू कम्युनिटी को आउटरीच करने के लिए आगे आते हुए खुद को हिंदुओं का बिगेस्ट फैन बताता है। I am a big fan of Hindu and I am a big fan of India. Big fan. We're here today to celebrate Diwali, the Hindu festival of lights. In a few moments we will light the ceremonial diya. ट्रंप इसके साथ ही बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ हो रहे वायलेंस के खिलाफ भी आवाज उठा चुका है और इसे मैं छोटी बात नहीं मानता हूं, क्योंकि यूएस गवर्नमेंट ने कोई ऑफिशियल स्टैंड इस मुद्दे पर नहीं लिया था। इनफैक्ट बांग्लादेश में जो भी हुआ उसमें यूएस का हाथ बताया जाता है, फिर भी ट्रंप ने यह स्टैंड लिया था। वो बात अलग है कि ट्रंप के सपोर्टर्स ने अभी रिसेंटली H1B के मुद्दे पर भारतीय मूल के लोगों पर नस्ल भेदी टिप्पणी की थी, पर ट्रंप H1B वीजा पर अपना स्टैंस बार बार बदल रहा है। परंतु चलिए, अगर हम इंडियन हिंदू कम्युनिटी की भी बात करें तो ट्रंप इज पॉपुलर अमंग्स देम और इसके ना मेनली 3 रीजंस हैं। पहला कि ट्रंप कंपैरेटिवली काफी ज्यादा प्रो इंडिया और साथ ही साथ प्रो हिंदू है, जिसकी हम डिटेल में आगे बात करेंगे। दूसरा है ट्रंप का रेडिकल इस्लामिक टेररिज्म के खिलाफ नेचुरल हेट का होना। इसी कारण से ट्रंप ने कई बार रेडिकल इस्लामिक के खिलाफ इंडिया के रोल की तारीफ की है। इनफैक्ट ट्रंप ने अमेरिकन हिंदूज के सामने अपनी स्पीच में स्पेसिफिकली मेंशन करते हुए पाकिस्तानी के खिलाफ इंडिया के स्ट्रॉन्ग एक्शंस की तारीफ की थी और इस बात से इंडियंस, खास तौर पर हिंदूज जो पाकिस्तानी स्पॉन्सर्ड से कितने सालों से परेशान रहे हैं, उन्हें ट्रंप में थोड़ी बहुत होप नजर आती है, क्योंकि ट्रंप की वजह से पाकिस्तान और ज्यादा आइसोलेट होगा। इसके अलावा तीसरा मेन रीजन है इलीगल इमिग्रेशन पर ट्रंप का क्रैकडाउन। जैसा कि आपको पता है कि ट्रंप यूएस मैक्सिको बॉर्डर पर वॉल बनाना चाहता है ताकि अमेरिका में इलीगल इमिग्रेशन को कंट्रोल किया जा सके। इसी तरीके से इंडियंस भी चाहते हैं कि ट्रंप की तरह इंडियन गवर्नमेंट भी इंडिया बांग्लादेश बॉर्डर पर
एक प्रकार का गतिरोध बनाने के लिए स्ट्रॉन्ग प्रपोजल्स लाए, जिससे रोहिंग्याज और बांग्लादेशियों को भारत में घुसने से रोका जा सके। तो ओवरऑल इंडियन हिंदू कम्युनिटी ट्रंप को पसंद करती हुई दिखती है और दूसरी तरफ ट्रंप भी हिंदुओं को अपीज करता हुआ दिखता है। पर क्या ये जो प्यार है ये हृदय की गहराइयों से उमड़ रहा है या फिर इसके पीछे भी ट्रंप और अमेरिका का कोई फायदा है? वो आगे देखते हैं। देखिए, हमें ये समझना होगा कि ये जो आप रिपब्लिकन पार्टी में फिनोमिनन देख रहे हैं ना, वो हमेशा से ऐसा नहीं था, बल्कि हिस्टोरिकली देखा जाए तो डेमोक्रेटिक पार्टी इंडियन अमेरिकन के साथ क्लोज थी। इसी कारण से आप देखोगे कि मेजॉरिटी ऑफ इंडियन अमेरिकन डेमोक्रेट्स के पक्ष में ही झुकाव रखते थे। पर अब रिपब्लिकन पार्टी स्पेशली ट्रंप की लीडरशिप में इंडियन अमेरिकन को अपने पाले में लाने का प्रयास किया जा रहा है। वो एक ऐसा क्लियर स्पेस बनाने की कोशिश कर रहे हैं और अपनी इमेज को भी चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि लोग उन्हें फ्यूचर की रिपब्लिकन पार्टी समझे, जो रेस और एथनिसिटी से ज्यादा नेशनलिज्म और कॉन्जर्वेटिव वैल्यूज के ऊपर फोकस कर रही है। और यहां पर ना मजेदार बात देखिए कि इसके ठीक उलट डेमोक्रेटिक पार्टी इंडियन अमेरिकन को एलियनेट करने का प्रयास कर रही है। पिछले कुछ सालों में डेमोक्रेट्स ने हिंदूज और इंडिया के खिलाफ कैसा रवैया अपनाया है वो काफी कंसर्निंग रहा है। अभी याद करिए कि कुछ साल पहले ही डेमोक्रेटिक लॉ मेकर्स ने इंडिया को रशिया से ऑयल खरीदने पर धमकी दे डाली थी। देखिए भाई साहब, धमकी छोड़िए, डेमोक्रेट्स ने ना इंडिया के ऊपर सैंक्शन लगाने का प्लान बना लिया था। क्यों? क्योंकि इंडिया ने रशिया से S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम खरीद लिया था। अब ऐसा करने के बाद अमेरिका अपेरेंटली ये कहना चाह रहा था कि अगर भारत अपनी सुरक्षा के लिए किसी ऐसे देश से मदद लेता है जो अमेरिका की दोस्ती वाली लिस्ट में नहीं है तो ये ना गलत है। वाह। इसके अलावा बहुत सारे डेमोक्रेटिक लीडर्स ने पीएम नरेंद्र मोदी के अंडर चल रही इंडियन गवर्नमेंट पॉलिसीज को ओपनली क्रिटिसाइज किया है। डेमोक्रेटिक पॉलिटिशियंस राशिदा तालिब ने मोदी सरकार के विरुद्ध खास तौर पर अपनी आवाजें उठाई हैं। याद करिए, जब आर्टिकल 370 हटा था तब कैसे डेमोक्रेटिक लीडर प्रामिला जयपाल ने यूएस हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में एक रेजोल्यूशन इंट्रोड्यूस किया था जिसमें आर्टिकल 370 के एब्रोगेशन के बाद इंडिया पर सैंक्शन लगाने की बात कही गई थी। इसके अलावा आप डेमोक्रेटिक पार्टी की मेंबर इल्हान उमर की बात कर लो, जो असल में सोमालियन है। हालांकि उनका एंटी इंडिया स्टांस किसी से छुपा नहीं है, पर फिर भी आपको यह बता दूं कि उन्हें पाकिस्तानी गवर्नमेंट जो है ना कई बार खुद स्पॉन्सर कर चुकी है ताकि वो इंडिया के खिलाफ पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में जाके जहर उगले। बताओ, जो भिखारी से भीख मांग रहा है उसके बारे में हमें बात करनी पड़ रही है। देखो क्या दिन आ गए हैं। इल्हान उमर ने तो यूएस हाउस में भी इंडिया को कंडेम करने के लिए ना एक रेजोल्यूशन पास करने की कोशिश की थी, पर अब जैसे पाकिस्तान बिना भीख मांगे रह नहीं सकता, वैसे ही हमारे राहुल बाबा भी अमेरिका जाकर इन जैसे इल्हान उमरों से मिले बिना रह नहीं सकते। Rahul Gandhi and the statements he's made. In fact, a controversy now that's brewing around Rahul Gandhi posing in a picture with India Beta, Pakistan sympathizer Ilhan Omar. साथ ही प्राइम मिनिस्टर मोदी का यूएस कांग्रेस में एड्रेस वो भी इल्हान उमर ने बॉयकॉट कर दिया था। ये आए दिन इंडिया के खिलाफ एजेंडा चलाती रहती है कि मोदी इंडिया में 200 मिलियन मुसलमानों का जेनोसाइड कर रहा है। That there is going to be genocide of over 200 million Muslims in India. बहन, इतना ही अच्छा फेंक सकती हो तो जेवलिन फेंक लेती, ओलंपिक में सोमालिया को रिप्रेजेंट कर लेती, कम से कम इसी बहाने सोमालिया भी एक आधा गोल्ड मेडल जीत जाता। अब डेमोक्रेट्स धीरे धीरे हिंदूफोबिक भी बन रहे हैं। इल्हान उमर हिंदू कम्युनिटी को भी टारगेट करती हुई दिखाई देती है। Our partnership with India is strategic, but it's also based on our shared values of democracy, religious pluralism, and the respect of human rights. Under Modi and the BJP government, all of these mutual values have been threatened. And I think we have to understand the situation is in Kashmir as part of an overall Hindu nationalism project. फिर न्यूयॉर्क सिटी के डेमोक्रेटिक मेयर ने राम मंदिर को सिंबल ऑफ हेट कह दिया। इसके अलावा भी इंडियंस के लिए डेमोक्रेट से दूर हटने के ना जाने कितने और रीजंस हैं। इससे क्या हुआ कि इंडियन अमेरिकन को ये बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा है कि उनकी होम कंट्री और उनके कल्चर और बिलीफ्स को लगातार टारगेट किया जाए। इसी कारण ये नोटिस किया गया है कि अमेरिकन हिंदूज डेमोक्रेटिक पार्टी से अब दूर होने लगे हैं और इसी कारण 2024 के IAAS सर्वे के मुताबिक अब मात्र 47% इंडियन अमेरिकन अपने आप को डेमोक्रेट्स के रूप में पहचानते हैं।
जो कि 2020 में ना 56% से अधिक हुआ करता था। यानी एक मेजर परसेंटेज अब डेमोक्रेट्स के हाथ से निकल चुका है। और यहाँ ना चीज और भी इंटरेस्टिंग हो जाती है, जहां एक तरफ डेमोक्रेटिक पार्टी अपनी एंटी इंडिया रिटोरिक को फैला रही थी और दूसरी तरफ ट्रंप खुद को प्रो इंडिया और प्रो हिंदू की तरह प्रोजेक्ट कर रहा था। ट्रंप ने तो ये तक कहना शुरू कर दिया था कि अगर वो प्रेसिडेंट बनते हैं और व्हाइट हाउस में बैठते हैं तो व्हाइट हाउस में इंडियन और हिंदू कम्युनिटी का एक बहुत बड़ा दोस्त बैठेगा। ट्रंप ने तो ये तक भी कह दिया कि वो नरेंद्र मोदी के काफी क्लोज अलाय हैं और वो इंडिया का साथ देंगे रेडिकल इस्लामिक टेररिस्ट के खिलाफ जंग लड़ने में। इन शॉर्ट, इंडिया और अमेरिका एक बेस्ट फ्रेंड की तरह रहेंगे। I am a big fan of Hindu and I am a big fan of India. Modi. India. Yeah. He's a friend of mine. He's great. He's the nicest. India. इसी कारण पिछले कुछ इलेक्शन साइकिल्स में आपने नोटिस किया होगा कि धीरे धीरे कई इंडियन अमेरिकन्स जो हिंदू हैं उनका झुकाव रिपब्लिकन पार्टी की तरफ बढ़ना शुरू हो गया है। पर फिर भी आप सोच रहे होंगे कि ट्रंप हिंदुओं और इंडिया को इंपॉर्टेंस क्यों देते हैं? आखिर ट्रंप को इनसे क्या फायदा है? अचानक से रिपब्लिकन पार्टी डेमोक्रेटिक पार्टी के कंपैरिजन में इतनी प्रो इंडिया कब से बोलने लगी? तो देखिए, इसके नाम मिलनी 2-3 रीजंस हैं, वो डिस्कस करते हैं। सबसे पहले तो ये कि आज के समय में यूएसए में लगभग 52 लाख इंडियन ओरिजिन के लोग रहते हैं, जिनमें से 39 लाख जो हैं उनकी उम्र 18 साल या उससे अधिक है। कार्नेज एंडोमेंट फॉर इंटरनेशनल पीस की एक रिपोर्ट ये कहती है कि आज लगभग 26 लाख इंडियन अमेरिकन वोटर्स वोटिंग के लिए वहां पर एलिजिबल हैं। हालांकि आप भले ही ये भी कहो कि ओवरऑल इलेक्टोरेट का एक छोटा सा हिस्सा होता है ये तो, लेकिन देखिए कई वजहों से इलेक्शन ईयर में इस ग्रुप पर ज्यादा ध्यान देना जरूरी हो जाता है। क्यों, वो अभी मैं बताता हूं आपको। 2010 से 2020 के बीच इंडियन अमेरिकन कम्युनिटी में 50% का ग्रोथ देखा गया है, जिससे ये एथनिसिटी के हिसाब से सेकेंड लार्जेस्ट इमिग्रेंट कम्युनिटी बन गई है यूएसए के अंदर। उसमें भी कार्नेज एंडोमेंट फॉर इंटरनेशनल पीस के हिसाब से इंडियन अमेरिकन एटीट्यूड सर्वे IAAS इसके डेटा के मुताबिक 96% रजिस्टर्ड इंडियन अमेरिकन वोटर्स ने इस इलेक्शन में वोट किया था, जो कि वाकई में बहुत बड़ा टर्नआउट नंबर है। इसी कारण से ट्रंप ने इंडियन अमेरिकन हिंदूज की पावर को समझा, जिसका रिजल्ट ये रहा कि इस इलेक्शन में 31% इंडियन अमेरिकन ने ट्रंप के लिए वोट किया, जो कि 2016 में मात्र 20% था। हालांकि कई रिपोर्ट्स तो ये भी हैं कि 70% हिंदुओं ने ट्रंप को इस बार वोट दिया था। फिर दूसरा सबसे बड़ा रीजन जो है वो ये है कि आज यूनाइटेड स्टेट्स में हिंदू माइग्रेंट्स उन इंडस्ट्रीज में अपनी लेबर मार्केट वैल्यू को बढ़ा रहे हैं जहां हाईली एजुकेटेड और स्किल्ड वर्कर्स की आवश्यकता होती है। आज के टाइम में इंडियन अमेरिकन को सीनियर पब्लिक सर्विस पोजीशंस में इंक्रीजिंगली नॉमिनेट किया जा रहा है। ये कम्युनिटी सिर्फ यूएसए की 1.5% पॉपुलेशन है, लेकिन 4.5% के लगभग सीनियर पब्लिक सर्विस पोजीशंस ऑक्यूपाई करती है। हर साल ये लोग यूएस फेडरल ट्रेजरी को $300 बिलियन का टैक्स रेवेन्यू दे देते हैं। यूएसए में 648 यूनिकॉर्न के स्टार्टअप्स में 72 के जो फाउंडर्स हैं ना, वो इंडियन ओरिजिन के हैं, जो वहां के 55,000 लोगों को रोजगार देते हैं। आज इंडिया यूएसए के लिए ना टैलेंट का एक नेट एक्सपोर्टर बन चुका है। आज इंडियंस यूएसए की यूनिवर्सिटीज के इंटरनेशनल स्टूडेंट्स का 25% हिस्सा बने हुए हैं। लगभग 2,70,000 इंडियन स्टूडेंट्स जो टॉप एकेडमिक इंस्टीट्यूट से आते हैं, अपनी यूनिक पर्सपेक्टिव और एकेडमिक स्किल्स के साथ वो यूएसए की यूनिवर्सिटीज को एनरिच कर रहे हैं। और ये स्टूडेंट्स जो है ना, वो अल्टीमेटली फिर यूएसए की इकोनॉमी को और बूस्ट करते हैं। इससे आप समझ सकते हो कि इंडियन डायस्पोरा कितना इंपॉर्टेंट है अमेरिका की इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए। और ये तो आप जानते ही हो कि ट्रंप जो है वो देश को कंपनी की तरह चलाना चाहते हैं, तो उनके लिए नीड ऑफ द आवर है कि वो इंडियन डायस्पोरा को रिकॉग्नाइज करें, उन्हें खुश रखें। फिर थर्ड रीजन जो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, और वो है इंडिया यूएसए का बढ़ता हुआ ट्रेड। आज इंडो यूएस कॉरिडोर ग्लोबल कॉमर्स का एक इंपॉर्टेंट एक्सेस बन चुका है। फाइनेंशियल ईयर 2023 में यूएस गुड्स का इंपोर्ट 51 बिलियन तक बढ़ चुका है, जो इंडिया में यूएस प्रोडक्ट्स के लिए एक बड़े मार्केट का सिग्नल देता है। उसी तरीके से 2022 में इंडियन गुड्स का यूएसए में एक्सपोर्ट 79 बिलियन $US था, और इंडियन सर्विसेज का जो एक्सपोर्ट था यूएसए में वो 33 बिलियन $, तक पहुंच चुका था। इन्वेस्टमेंट्स और एफडीआई इक्विटी इनफ्लो में भी दोनों देशों के बीच में ग्रोथ देखी गई है। 2023 तक इंडियन कंपनीज ने यूएसए में टोटल $40 बिलियन का इन्वेस्टमेंट किया हुआ था, जो कि
4,26,000 जॉब क्रिएट करने में मददगार था। यूएसए इंडिया के लिए रेमिटेंस का एक टॉप सोर्स है जो 2022-23 में लगभग 26 बिलियन यूएस डॉलर्स तक का था। ये फंड इंडो यूएस इकोनॉमी को एक सिग्निफिकेंट बूस्ट देते हैं और ट्रंप इस अपॉर्चुनिटी को खोना नहीं चाहते हैं। देखिए, इंडिया यूएसए की क्लोजनेस का एक बहुत महत्वपूर्ण रीजन ये भी है कि ये दोनों ही देश चाइना के बढ़ते हुए इन्फ्लुएंस को टैकल करना चाहते हैं। ट्रंप ने चाइना को टैकल करने के लिए China+1 इस स्ट्रेटेजी को फॉलो करना शुरू कर दिया था, जिसमें वो चीन की मोनोपोली को तोड़ने का प्रयास करते हैं। एक समय था जब यूएसए का इंडियन सबकॉन्टिनेंट पर स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस हुआ करता था, लेकिन अब ये इन्फ्लुएंस चाइना के ग्रोइंग डोमिनेंस के कारण कम होता जा रहा है। आज चाइना का वन बेल्ट वन रोड प्रोजेक्ट नए नए ट्रेड रूट्स को खोल रहा है, जिसमें पाकिस्तान, इनफैक्ट सभी मैक्सिमम जो साउथ एशियन कंट्रीज हैं वो शामिल हो चुकी हैं, बस इंडिया नहीं हुई है। साउथ चाइना सी पर चाइना का अनजस्ट कंट्रोल वर्ल्ड ट्रेड के लिए एक बड़ा चैलेंज साबित होने वाला है और इसी कारण से इंडिया की स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस और अधिक बढ़ जाती है। इंडिया अपने स्ट्रेटेजिक लोकेशन के कारण मिडल ईस्ट, साउथ ईस्ट एशिया और एशिया के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण पार्टनर है। इंडियन ओशन के साथ एक डोमिनेंट कोस्ट लाइन, बड़ा मिलिट्री बजट और एडवांस डिप्लॉयमेंट कैपेबिलिटीज और साथ साथ पॉलिटिकल स्टेबिलिटी भी। तो इसी कारण से ना इंडिया यूएसए के लिए एक रिलायबल और लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक पार्टनर बन सकता है। लेकिन ट्रंप के आने के बाद आगे का रास्ता भारत के लिए कैसा होने वाला है, चलिए वो ना आगे देखते हैं। देखिए, मेरे हिसाब से ये इंडियन अमेरिकन कम्युनिटी के लिए एक बहुत बड़ा मौका है। मुझे लगता है कि अभी इंडिया के पास एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि वो अमेरिका का साथ लेकर कोऑर्डिनेट करके बाकी कंट्रीज के साथ भी अच्छे रिलेशंस बनाते हुए खुद की इकोनॉमी को और स्ट्रॉन्ग और ज्यादा रिलायबल बनाए। हालांकि मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ट्रंप के आने से इंडिया के लिए सब कुछ आसान होगा। इनफैक्ट ट्रंप के आने से इंडिया को कई प्रकार के टैरिफ रिलेटेड इश्यूज या फिर इमिग्रेंट से रिलेटेड इश्यूज को फेस करना पड़ेगा। हालांकि आपको बता दूं कि भाई ट्रंप ने ना अपनी इनिशियल प्लान जो उसने रखा है उसमें इंडिया पे टैरिफ लगाने से साफ मना कर दिया है। पर देखिए, अगर इस पर्टिकुलर रीजन को छोड़ दें और फिर एक ब्रॉडर वे में सोचा जाए तो ट्रंप इज लुकिंग मोर प्रो इंडिया देन एनी अदर ग्लोबल लीडर अराउंड द वर्ल्ड। और ये ना आप इस क्लिप से भी समझ सकते हैं जो मैं अभी आपको दिखा रहा हूं। Great. Modi, India. Yeah. He's a friend of mine. He's great. He's great. He's a friend of mine. But on the outside, he looks like he's your father. He's the nicest, total killer. But we had a couple of occasions where somebody was threatening India. I said, let me help. I'm very good with those people. Let me help. I will do it. I will do it. And I will do anything necessary. We've defeated them for hundreds of years. Wow. He was talking about a certain country. Yeah. You can probably guess. इनफैक्ट ट्रंप इज डेडली फॉर द डीप स्टेट, जो भारत को पिछले कई सालों से अनस्टेबल करने और भारत में सरकार गिराने के मौके ढूंढ रहा है। ट्रंप ने इंडिया को वैसे भी कई प्रकार के नेशनल सिक्योरिटी इश्यूज पर सपोर्ट किया है, चाहे वो आर्टिकल 370 का मुद्दा हो, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट हो, चाइना के साथ डोकलाम में कॉन्फ्लिक्ट हो या फिर सिक्योरिटी रीजन से चाइनीज ऐप पर बैन लगाने का मुद्दा हो। तो अभी बात करते हैं कि बेसिकली हमारी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए। तो देखिए, हमें ना जूइश अमेरिकन कम्युनिटी से सीखने की जरूरत है, जिसने डेमोक्रेटिक पार्टी में अपने इन्फ्लुएंस को यूज करते हुए दिखाया है कि पॉलिटिकल, फाइनेंशियल और ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रेंथ से कैसे जूइश इंटरेस्ट को पूरा करवाया जा सकता है। सेम चीजें इंडियन अमेरिकन हिंदूज भी रिपब्लिकन पार्टी के अंदर कर सकते हैं और इसके ना कुछ मेजर तरीके हैं। पहला तरीका है पॉलिटिकल डोनेशंस एंड लॉबिंग। जूइश कम्युनिटी ने दिखाया है कि कैसे टारगेटेड डोनेशन से पॉलिसी को इन्फ्लुएंस किया जा सकता है। ग्रुप्स जैसे कि AIPAC, इन्होंने ये दिखाया है कि कैसे पैसा बोलता है और ऑर्गेनाइज्ड एफर्ट से कम्युनिटी के लिए फेवरेबल पॉलिसीज बनवाई जा सकती हैं। दूसरा तरीका है बिल्डिंग अ वोटिंग ब्लॉक। जैसे कि जूइश वोटर्स कई एरियाज में एक ब्लॉक के रूप में वोट करते हैं, वैसे ही इंडियन अमेरिकन कम्युनिटी भी कई स्टेट्स में अपने कॉन्सेंट्रेटेड वोटिंग पैटर्न से पॉलिसी और रिप्रेजेंटेशन को ड्रामेटिकली इंपैक्ट कर सकती है। यहाँ इंडियन अमेरिकन कम्युनिटी के पास इंडियन इंटरेस्ट को पूरा करने के लिए बहुत अच्छा मौका है और साथ ही इंडियंस के पास भी मौका है कि ट्रंप के टेन्योर में जितना ज्यादा हो सके अमेरिका के साथ कोऑर्डिनेट करते हुए अपनी इकोनॉमी को ग्रो करें। ऑफ कोर्स ट्रंप अपना फायदा देखेगा, शायद इसीलिए वो
कुछ हिंदू अपीजमेंट कर भी रहा है, पर क्वेश्चन बस इतना है कि भारत क्या इसे अपने फायदे में बदल सकता है या नहीं। मुझे लगता है कि हाँ, भारत इसे अपने फायदे में बदल सकता है। आपको क्या लगता है? कमेंट्स के माध्यम से बताएं। सपोर्ट करें हमारे कार्य को patreon.com और UPI के माध्यम से, जिनके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में मिल जाएंगे। साथ ही साथ आप उनका एड्रेस स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। साथ ही साथ स्क्रीन पर जो दूसरा वीडियो आपको इस समय दिख रहा है उसे अवश्य देखें। पुनः मिलते हैं अगले एपिसोड में। जी जनाब, ये है ट्रम्प और ट्रम्प की पॉलिसीज़। बहुत ही डिटेल वीडियो थी, मतलब शायद ही कोई पॉइंट छोड़ा हो। ये सच है कि मोदी के और ट्रम्प के ताल्लुकात कैसे हैं। और पाकिस्तानी, मुझे ऐसा लग रहा है कि इस वीडियो के बाद तो दिमाग की बत्ती जल जानी चाहिए। अरे वो भाई क्या कहते हैं, ट्रम्प बिला वजह उम्मीद लगा कि इसका मतलब है बैठे हुए पाकिस्तानी बिला वजह उम्मीद लगा के नहीं बैठे हुए। लेकिन अभी क्या कहते हैं उस पर फेसबुक पे क्या कहते हैं ऐसी मजाक मस्ती चल रहा है कि ट्रम्प के कैबिनेट में पाकिस्तानी ने घुसने की कोशिश की तो उसके गार्ड ने वैसे हंसाने के लिए लोगों को, मतलब पाकिस्तानी का मजाक बनाया जा रहा है कि पाकिस्तानी जा रहे थे तो उसके गार्ड ने उनको लात मार के बाहर निकाला। तो मतलब फिर कमेंट भी नीचे डिस्क्रिप्शन भी लिखा हुआ था कि सिर्फ ये हंसाने के लिए लोगों को, कोई सीरियस बात नहीं है। मतलब इस तरह से मजाक बनाया जा रहा है पाकिस्तानी, मतलब पाकिस्तान कोशिश कर रहा है या पाकिस्तानी घुसने की कोशिश कर रहे हैं तो उन्हें घुसने नहीं दिया जा रहा। अच्छा, इस वीडियो का अगर बहुत ही शॉर्ट कैलकुलेशन निकाला जाए तो वो ये बनता है कि कोई भी कम्युनिटी यूनिटी अगर उसके अंदर हो, यानी कि इंडियंस यूनिटी के साथ अगर अमेरिका में मौजूद हैं और किसी एक शख्स को, किसी एक पार्टी को रिप्रेजेंट करते हैं, या इंडियंस इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं अमेरिका के साथ, वहाँ उनका एक यूनिटी है, एक इत्तेहाद है, एक लॉबी है जो काम करती है, तो फिर वहाँ आपकी इज्जत है। मिसाल के तौर पर अगर लोग अलग अलग हैं, फ़र्ज़ करते हैं कि वहाँ पे 10 लाख इंडियंस हैं अमेरिका में, और 10 लाख में 2-2 लाख अलग अलग पार्टियों के अंदर घुसे हुए हैं, तो फिर उनकी अहमियत कम। यार इंडियंस को हम इतना प्रमोट करें, सपोर्ट करें, हमारी पार्टी आएगी तो हमें क्या बेनिफिट है? वो तो 2 लाख तो वहाँ हैं, 2 लाख तो उसको वोट देते हैं। तो हिंदू या इंडियंस का जो वोट, जो इंडियंस यहाँ मौजूद हैं या हिंदू मौजूद हैं, उनके वोट बैंक से हमें तो कोई बेनिफिट है ही नहीं। तो हम क्यों इनको रिलीफ दें, क्यों इनको बेनिफिट दें, क्यों इनके कंट्री के साथ इतने अच्छे ताल्लुकात रखें? तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर बहुत ही छोटे लेवल पे मतलब समराइज़ किया जाए वीडियो को, तो यूनिटी, आपकी यूनिटी और आपका यूँ समझ लो कि वहाँ पर स्किलफुल होना, यानी आप वहाँ पर इंडियंस जो है वहाँ पर एक नाकारा लोग नहीं है, मजदूर नहीं है, वहाँ पर यूँ समझ लो कि उनकी धरती के ऊपर बोझ नहीं है। इंडियंस उनकी इकनॉमी में भी एक हिस्सेदार हैं। और ट्रम्प की वजह से, इससे पहले भी तो दूसरी गवर्नमेंट भी तो थी ना, तो ट्रम्प की गवर्नमेंट में कहते हैं कि इंडिया को या हिंदुओं को इसलिए ज़्यादा बेनिफिट है कि ट्रम्प बिजनेस माइंड का बंदा है। और इंडिया का भी यही है, इंडिया के जो लोग हैं वहाँ में वो भी बिजनेस माइंडेड हैं, वो जॉब वगैरह नहीं करते। तो वैसे इंडिया की वजह से जो इंडियन हैं अमेरिका में, तो उनसे अमेरिकन को भी तो जॉब मिलती है। उनको भी फ़ायदा है, 55,000 लोगों को जॉब, तो उनको भी फ़ायदा है, इसी वजह से वो इनको भी फ़ायदा दे रहे हैं। तो ऐसा नहीं, मतलब इसको थोड़ा सा वो समझ सकते हैं कि बराबरी का वो है। इसी तरह जैसे ये वाली मिसाल से मुझे कनाडा याद आ रहा है कि दुनिया को पता है कि कनाडा में सिख कम्युनिटी बहुत बड़ी तादाद में है, और वहाँ पर सिखों का ऐसा राज है कि वहाँ पर यूँ समझ लो, सिर्फ यूनिटी की वजह से शायद समझ लो, वहाँ पर पार्लियामेंट में सिख मौजूद है, वहाँ पर बाकायदा सियासत में सिख मौजूद हैं, वहाँ पर बाकायदा हो सकता है, मैं आपको सच बताऊं, हो सकता है अब जैसे जस्टिन ट्रूडो है, वो बाकायदा सिखों को बहुत सपोर्ट करते हैं, इसलिए उसका वोट बैंक है, सिख उसके साथ हैं। तो कहीं इलीगल मसले मसाइल भी अगर सिख कम्युनिटी की वजह से होते हैं, तब भी जस्टिन ट्रूडो की तरफ से कोई बयान नहीं आता। तो सिखों का वहाँ पर यूनिटी, उस वजह से उन्हें बेनिफिट होते हैं। आने वाले वक्त में शायद 15 से 20 साल बाद शायद कि बहुत बड़े बड़े ओहदों पर भी सिख मौजूद हों, बहुत बड़े बड़े ओहदों पर भी कनाडा में। तो यही है कि कोई भी नेशन, कोई भी कौम एक होती है तो उसे फ़ायदा होता है, वो किसी और मुल्क में ही जाकर अपने, मतलब है कि अपने आप को मजबूत करके बेनिफिट उठा सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ अगर टोटल देखता है तो स्किलफुल होना, यानी कि यूनिटी भी है और नाकारा है तो वो भी बेकार है। सिर्फ अगर भैंसों और गायों की तरह, अगर भैंसों और गधों की तरह अगर लोग हैं, यानी बिल्कुल ही जिनके पास एक अकल ही नहीं है, अगर वो लोग हैं
तो भी वो किस काम के नहीं है, स्किलफुल और यूनिटी मेरे ख्याल। दो चीज़ें मैटर करती हैं कहीं भी सर्वाइव करने के लिए। तो दोबारा किसी और के साथ से मुलाकात होती है, जब तक के लिए ख्याल रखिएगा।